मेरी बहन और मैं दोनों एक ही समय में दो सिस्टमों के प्रति जागृत हुए हुए एक था एलिमिनेशन सिस्टम, जो स्टैमिना खर्च करके किसी भी चीज को गायब कर सकता था, जबकि दूसरा था हॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें स्टोरेज स्पेस था। उसके बड़े भाई के नाते मुझे अपनी बहन के बचपन से खराब स्वास्थ्य पर तरस आया। के लिए मैंने स्टैमिना सैमाना खर्च करने वाला एलिमिनेशन सिस्टम चुना और मेरी बहन ने होर्डिंग सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद प्रलय आ जाएगी। अत्यधिक ठंड और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने एलिमिनेशन सिस्टम से ज़ॉम्बीज़ को बेरहमी से खत्म किया और जल्द ही शहर का हीरो बन गया। इस बीच मेरी बहन पीछे के इलाके में एक गोदाम प्रबंधक की नौकरी कर सकती थी। एक जंबी हमले के दौरान मैं बुरी तरह घायल हो गया और जब मुझे जीवित रहने के लिए आपूर्ति की जरूरत थी, तो मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस का दरवाजा बंद कर लिया था। उसने ठंडी सन्हाई और ठंडी नजर से मुझे देखा और कहा, तुम हीरो क्यों बनते हो जबकि मुझे गोदाम प्रबंधक बनकर रहना पड़ता है? जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, मेरी बहन पहले ही एलिमिनेशन सिस्टम को चुनने के लिए दौड़ पड़ी थी। ये देखकर मुझे पता चल गया कि वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है। मैं मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि एलिमिनेशन सिस्टम क्या कीमत मांगता है। एलिमिनेशन सिस्टम का उपयोग करने से भारी मात्रा में स्टैमिना होता था। मेरे मजबूत शरीर के बावजूद इसका उपयोग करने के बाद मैं इतना कमजोर हो जाता था, जैसे मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। हम है हमें अनहानाय नहा। यह लाड प्यार से पली राजकुमारी, जो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकती थी, इस्तेमाल करके शायद 3 दिनों के लिए बिस्तर पर पड़ी रहती। जिस पल मैंने आंखें खोलीं, मैंने अपनी बहन को कहते सुना, ईथन, मुझे लाल वाला चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे डर हो कि कहीं उसका खिलौना छीन न लिया जाए, वह जल्दी से दाहिनी ओर वाले एलिमिनेशन सिस्टम की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर उन्मत्त मुस्कान फैल गई। इस जन्म में मेरी बारी है हीरो बनने की, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। फिर उसने अहंकार और तिरस्कार से भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मूर्ख भाई, तुम्हें अभी पता नहीं है ना? मैंने सबसे ताकतवर क्षमता ले ली है। इस जन्म में तुम वह होगे जो मुझसे भीख मांगेगा। मैं सीधा परित्यक्त होर्डिंग सिस्टम की ओर चला गया। क्लो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें वही चाहिए? यह एक कॉम्बैट टाइप लगता है, बहुत मेहनत वाला काम है। अपनी सोची समझी दिव्य क्षमता हासिल करके क्लो अहंकार से फूली नहीं समा रही थी। उसने अपने बाल लहराए और थोड़ी परिपक्वता दिखाते हुए कहा, ईथान, मैंने सोच लिया है। तुमने जीवन भर मेरी रक्षा की, तो इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। मैं सारी लड़ाई और गंदे काम संभाल लूंगी। वह सुनहरा वाला शायद सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है, सहे। यह तुम्हारे जैसे सावधान व्यक्ति के लिए एकदम सही है। तुम लॉजिस्टिक्स संभाल सकते हो। मेरी रक्षा करो। मैं मन ही मन हंसा। वह मुझे भी अपना उपकरण बनाना चाहती है और फिर, जैसे मैंने पिछले जन्म में उसकी रक्षा की थी, मुझसे हर आखिरी मूल्य निचोड़ लेना चाहती है। मैंने उसकी आमद की अनदेखी की और अपने सामने मौजूद सुनहरे प्रतीक को धीरे से छुआ। एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे तुरंत आमद से अपने में समा लिया। सिस्टम बाइंडिंग सफल। होस्ट ईथान, क्षमता इन्फिनिट होर्डिंग लेवल ऑन 1, प्रलय तक का समय 167 घंटे 59 मिनट। इस बीच सफलतापूर्वक अपने सिस्टम को बांधकर क्लो उत्साह से हवा में अपनी बाहें लहरा रही थीं। कॉफी टेबल पर रखा क्रिस्टल एश ट्रे तुरंत गायब हो गया। क्लो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और सांस लेने के लिए अफ टेनम नास हंतगे की हाफी, लेकिन फिर उसने उन्मत्त खुशी दिखाई। यह असली है।
ये सच में असली है। मेरे पास वह शक्ति है। वह मुझे देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में अब वह सामान्य निर्भरता नहीं थी, बल्कि खुला अहंकार था। ईथान, मैं थोड़ी थक गई हूं। मेरे लिए पानी लाओ और मम्मी पापा द्वारा छोड़ा गया बैंक कार्ड मुझे दे दो। मुझे कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयारी करनी है। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी नौकर को आदेश दे रही हो। इस बहन को देखकर, जिसने पिछले जन्म में मुझे रसातल में धकेल दिया था, मैंने धीरे से एक शब्द कहा, भाग। हवा उसी पल जम गई। मेरी बहन की मुस्कान जम गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। मैंने जीवन भर उसकी हर फरमाइश पूरी की थी। ईथान, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम नाराज हो क्योंकि मैंने लाल सिस्टम ले लिया? लेकिन मैं यह तुम्हारी रक्षा के लिए कर रही हूं। मैंने कहा, भाग। मैं खड़ा हुआ और क्लो को ऊपर से देखा। और हां, ये मेरा घर है। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करके यहां से निकलने के लिए 10 मिनट हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्लो ने आखिरकार अपना नाटक छोड़ दिया। मैं सबसे ताकतवर क्षमता से जागृत कर चुकी हूं। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? प्रलय आ रही है। केवल मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। अगर तुम अब मुझे नाराज करोगे तो जब तुम भीख मांगोगे तब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वह बहुत आश्वस्त थी, यह सोचकर कि मैं अभी भी पिछले जन्म की तरह उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं मुस्कुराया और क्लो के करीब गया। उसे एक कोने में धकेल दिया। सबसे ताकतवर क्षमता? मैंने अचानक उसके कान के पास की दीवार पर मुक्का मारा। जोरदार आवाज हुई। क्लो चीखी और सिर पकड़कर बैठ गई। तुम्हारी तथाकथित क्षमता बस तुम्हारे कुछ फटेहाल कपड़ों को गायब कर सकती है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी क्षमता केवल खत्म कर सकती है, पैदा नहीं? 7 दिनों में तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। भोजन या कपड़ों के बिना भले ही तुम एक पूरी इमारत को गायब कर सको, तुम ठंड से और भूख से मर जाओगी। क्लो का शरीर कांप रहा था। उसने वास्तव में इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसने तुरंत गर्दन अकड़ाकर चिल्लाई, तो क्या हुआ? मैं जबरदस्ती ले सकती हूं। जो कोई भी मुझे आपूर्ति देने से इनकार करेगा, मैं उन्हें गायब कर दूंगी। और तुम्हारे लिए एक टूटे फूटे गोदाम की रखवाली करने से क्या फायदा? तुम्हें अभी भी मुझ पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसा है? तो फिर शुभकामनाएं। मैं उस पर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं दरवाजे पर गया और उसे खोल दिया। अब तुरंत बाहर निकलो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊंगा। यह मत भूलो कि यह अभी भी कानून का समाज है। मैं तुम पर घर में घुसपैठ का मामला दर्ज करा सकता हूं। क्लो ने मेरी अटल पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर आघात साफ दिख रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे। चूंकि तुम इतने निर्दयी हो, तो जब प्रलय आएगी मैं इन द डी सैंडे, मैं तुम्हें अपने कूड़े के ढेर के साथ भीख मांगते हुए देखूंगी। ईथान, इसका पछतावा मत करना। क्लो कमरे में दौड़ी और बेतरतीब ढंग से कुछ कपड़े और गहने एक सूटकेस में ठूंसे। फिर गुस्से में सामान घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे बुरी नजर से देखा। इस जन्म में मैं तुम्हें मेरी आंखों के सामने कुत्ते की तरह मरता देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं उसके सहारे झुक गया और लंबी सांस ली। चरण 1, रिश्ता तोड़ना पूरा हुआ। इस कृतघ्न लड़की के बिना, जो किसी भी समय मुझे धोखा देने को तैयार थी, मैं आखिरकार पूरी तालफिरी ताकत लगा सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और समय देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे। प्रलय में ठीक 7 दिन बाकी थे। मैंने अपने घर को, जिसकी कीमत लगभग 8 मिलियन थी, 20% की छूट पर ऑनलाइन बिक्री के लिए लगा दिया। माता पिता से मिली विरासत को मिलाकर मेरे पास लगभग 11 मिलियन थे।
जिससे मैं एक ऐसा किला बना सकता था जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ॉम्बी भीड़ का सामना कर सके, साथ ही कई जीवन भर के लिए पर्याप्त आपूर्ति जमा कर सके। यह पैसा भी काफी नहीं था। फिर मैंने बैंक को फोन किया और अपनी कंपनी के शेयर और मौजूदा घर गिरवी रख दिए। मैंने कई निजी ऋणदाताओं को भी फोन किया और सभी प्रमुख ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा का उपयोग कर लिया, एक पागल जुआरी की तरह। सिर्फ एक दोपहर में मेरे पास 16 मिलियन की तरल संपत्ति थी। यह काफी होना चाहिए। अपने बैंक खाते में संख्याओं की उस चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखकर मुझे कोई उत्साह नहीं हुआ, केवल तात्कालिकता महसूस हुई। पैसा सिर्फ बेकार कागज था, केवल आपूर्ति ही जान बचा सकती थी। मैं अपनी अभी तक न बिकी एसयूवी लेकर सीधे उपनगरों की ओर चल दिया। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, पश्चिमी उपनगरों में स्थित परित्यक्त कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। यह शहर की सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा हुआ करती थी। बाद में जब मालिक ने धोखाधड़ी करके पैसे ले उड़ान भर दिया तो इसे छोड़ दिया गया था। यह स्थान दूर दराज में था और चारों ओर खुला मैदान था, जिससे इसका बचाव करना आसान था और हमला करना मुश्किल था। पिछले जन्म में एक गिरोह ने इस पर कब्जा कर लिया था और यह सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में से एक बन गया था। इस जन्म में यह मेरा होगा। मैंने साइट की देखरेख करने वाले बूढ़े व्यक्ति को ढूंढा और उसे 20,000 नकद थमा दिए। उसे बताया कि मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूं। आधे महीने के लिए एक हॉरर एस्केप रूम स्थापित करने के लिए कोई अनुबंध नहीं, बस चाबियां चाहिए। नोटों की मोटी गड्डी को देखकर बूढ़ा इतना खुश हुआ कि उसके नकली दांत लगभग गिर गए और उसने बिना कुछ कहे चाबियां थमा दी। चाबियां मिलते ही मैंने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज में चला गया। हालांकि इसे छोड़े हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन जमीन से 10 मीटर नीचे होने के कारण यह ठंडा और नम था। लगभग 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्र और 8 मीटर ऊंची छत थी। सिस्टम, वर्तमान स्थान को स्कैन करो, मैंने मानसिक रूप से आदेश दिया। स्कैन पूरा। अर्ध संलग्न भूमिगत स्थान का पता चला। सेफ हाउस नवीनीकरण आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्पेस एंकरिंग सक्रिय करें। एक बार एंकर हो जाने पर यह स्थान वास्तविक दुनिया में सामग्री ट्रांसफर स्टेशन के रूप में काम करेगा। आप बाहरी सामग्री को यहां सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं और सिस्टम स्पेस से सामग्री यहां दातान जारी कर सकते हैं। एंकर कर दिया गया। स्थान सुरक्षित। अब भी इसे भरना था। मैं सीधे शहर के सबसे बड़े कृषि थोक बाजार में गया और खरीदारी पर पूरा जोर लगा दिया। मेरी इस भारी खरीदारी ने पूरे थोक बाजार में हलचल मचा दी। एक रहस्यमय युवक प्रलय से पहले जमाखोरी कर रहा है। इसने बाजार प्रबंधन का भी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन मेरे पास से कहानी तैयार थी। मैंने उन्हें बताया कि यह दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में कई बड़ी खानों के लिए वार्षिक आपूर्ति का भंडारण था और चूंकि पहाड़ों को अगले कुछ दिनों में बंद किया जाना था, सब कुछ अगले कुछ दिनों में तैयार होना चाहिए था। इस युग में जहां पैसा रास्ता बनाता है, जब तक पैसा सही था, कोई भी हास्यास्पद बहाना हो, कोई न कोई उसे कामयाब बनाने में मदद करेगा। जैसे ही रात हुई, आपूर्ति से लदे पहले भारी ट्रक पश्चिमी उपनगरों की परित्यक्त फैक्ट्री में आने लगे। सभी मजदूरों के सामान उतारकर जाने के बाद मैंने फिर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। विशाल कोल्ड स्टोरेज छोटे छोटे पहाड़ों की तरह जमा आपूर्ति से भर गया था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के ढेर के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और हथेली नीचे वाले बैग पर रखी। स्टोर करो। तुरंत 50 टन चावल हवा में गायब हो गए।
मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में भेज दिया। उस अनंत सफेद स्थान में 50 टन चावल हवा में तैर रहे थे, उसी ढेर के आकार को बनाए हुए जैसा पहले था। यहां समय रुका हुआ था। 100 साल बाद भी यह चावल उतना ही ताजा पकेगा जितना आज। कमाल है, सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखने की यह भावना, सब पर नियंत्रण रखने की नशीली थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। -60 डिग्री की ठंड में गर्मी के इस स्रोत के बिना यह खाना पत्थर की तरह जम जाएगा। मैंने दोस्तों से संपर्क किया और 10,000 टन धुआं रहित कोयला और डीजल खरीदा। साथ ही सोलर पैनल और जनरेटर भी खरीदे। 7 दिन बचे थे। मुझे न केवल इस कोल्ड स्टोरेज में 10 जीवन भर के लिए पर्याप्त भोजन जमा करना था, बल्कि इसे एक जलवायु नियंत्रित किले में बदलना था जिसे परमाणु बम भी नहीं तोड़ सकता था। तभी मेरे फोन पर क्लो का एक संदेश आया। यह उसकी और उसके वरिष्ठ रयान की एक तस्वीर थी, जो एक उच्च स्तरीय फ्रेंच रेस्तरां में बैठे थे। बेचारा भाई, बाहर निकाले जाने के बाद क्या अब इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? रयान और मैं अपने नए जीवन का जश्न मना रहे हैं। अगर अब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारे साथ रोटी का एक टुकड़ा बांटने पर विचार कर सकती हूं। मैंने स्क्रीन को देखा। मेरे होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। खाओ, खूब खाओ। यह तुम्हारा आखिरी भोजन है जिसे मानव भोजन कहा जा सकता है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, गर्म कपड़े पहनना। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल पर लटकते हुए लोहे के वॉकवे पर खड़ा था। दर्जनों मजदूरों को देख रहा था जो स्टील के इस विशालकाय ढांचे के अंदर चींटियों की तरह दौड़ रहे थे। बॉस, क्या आपकी आवश्यकताएं थोड़ी ज्यादा नहीं हैं? बोलने वाला ब्लैक था, शहर का सबसे संसाधनपूर्ण ठेकेदार, जो अब कब्ज की स्थिति में था और उसके हाथों में मौजूद विस्तृत ब्लूप्रिंट को घूर रहा था। पूरी दीवार पर 50 सेंटीमीटर मोटा एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन, उसके ऊपर 20 मिलीमीटर की बुलेट प्रूफ स्टील प्लेटों की 2 परतें, और आप चाहते हैं कि 2 एनबीसी फिल्ट्रेशन सिस्टम वाले एयर इनटेक के अलावा सभी वेंटिलेशन सील कर दिए जाएं। ब्लैक ने अपने माथे का पसीना पोंछा। भाई, यह सस्ता नहीं होगा। पैसा पहले ही तुम्हारे खाते में आ चुका है, 5 मिलियन अग्रिम। मुझे यह 3 दिनों में चाहिए। सभी सामग्री स्टॉक में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उन्हें दूसरी निर्माण साइटों से हटवा लो। मैं 3 गुना अंतर दूंगा। मैं मुड़ा और ब्लैक की आंखों में देखा। केवल एक नियम, सवाल मत पूछो, तस्वीरें मत लो, सोशल मीडिया पर मत डालो। काम खत्म होने पर अतिरिक्त 2 मिलियन मौन रहने के लिए हैं। ब्लैक का एडम्स एप्पल जोर से हिला। 7 मिलियन उसके सामान्य लाभ के 2 साल के बराबर। समझ गया बॉस, तुम मेरे पिता के समान हो। इतना उदार होने के बाद मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं 3 दिनों में ये डिलीवर नहीं कर पाया तो तुम मेरा सिर काटकर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक के उत्साहित चेहरे को जाते देखकर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं जो बना रहा था वह सिर्फ एक आश्रय नहीं था, बल्कि प्रलय से स्वतंत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र था। मैं फैक्ट्री के कोने में चला गया जहां माल की एक खेप अभी अभी आई थी। विशाल लकड़ी के टोकरे खोले गए, जिससे अंदर गहरी धात्विक चमक दिखाई दी। ये साधारण स्टील सामग्री नहीं थी, बल्कि विशेष चैनलों के माध्यम से प्राप्त हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर और सैन्य ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास थीं। प्रारंभिक प्रलय में सबसे डरावनी चीज जॉम्बीज नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव था। जब भूख और ठंड लोगों को जानवरों में बदल देती थी, तो सामान्य रोल अप दरवाजे भीड़ के सामने कागज की तरह कमजोर थे। इन सभी निर्माण सामग्री को स्टोर करो और
ब्लूप्रिंट के अनुसार उनकी स्थिति समायोजित करो। मजदूरों के भोजनावकाश के दौरान मैंने भारी ब्लास्ट प्रूफ ग्लास को हल्के से छुआ और दर्जनों टन सामग्री तुरंत गायब हो गई। फिर सिस्टम के सटीक नियंत्रण के तहत वे फैक्ट्री के शीर्ष पर स्काईलाइट स्थितियों में निर्बाध रूप से समा गईं। जैसे ही आखिरी निर्माण वाहन चला गया, विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। पूरी तरह से मेरे बने इस स्टील के किले के केंद्र में खड़े होकर कमरे भर में पहाड़ों की तरह जमा आशापूर्ति को देखते हुए मैंने सोचा, काफी नहीं, अभी बहुत कम है। मैंने अपना फोन बैलेंस चेक किया। 5 लाख से भी कम बचा था। वैध चैनलों के माध्यम से मेरी क्रय शक्ति समाप्त हो गई थी। अब आता था 0 आवर्स शॉपिंग का समय। रात 2 बजे ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर में, यह शहर का सबसे बड़ा आयात निर्यात वितरण केंद्र था, जहां दुनिया भर से आए बेहतरीन सामानों से भरे हजारों शिपिंग कंटेनर डॉक पर बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह रखे थे। उस रात मैंने बॉन्डेड जोन के आधे से अधिक उच्च मूल्य वाले गोदामों को लगभग खाली कर दिया, जब तक कि मेरे दिमाग में हल्का दर्द ने मुझे मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग की चेतावनी नहीं दी। मैंने अनिच्छा से रोक लिया। जैसे ही मैं जाने वाला था, इंजनों की अचानक गड़गड़ाहट ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। कई काली संशोधित एसयूवी बंदरगाह में घुस आईं, एक छिपे हुए गोदाम के सामने रुक गईं, जो ज्यादा दूर नहीं था। कारों के दरवाजे खुले और एक दर्जन गोदे हुए गुंडे बाहर निकले। नेतृत्व कर रहा गंजा आदमी जोर जोर से अपने साथियों को डांट रहा था। सामान हिलाओ, जल्दी करो। ड्रैगन ने कहा है कि आज रात सामान हटाना ही होगा। पुलिस वालों की नजर बहुत करीब है। वे जो बक्से हिला रहे थे, उन पर स्पष्ट खतरनाक सामग्री चेतावनी के निशान थे। मैंने आंखें सिकोड़ी और सिस्टम सक्रिय किया। लॉन्ग रेंज स्कैनिंग। स्कैन परिणाम: टीएनटी विस्फोटक, डेटोनेटर, औद्योगिक नाइट्रिक एसिड, गोला बारूद। मेरा दिल जोर से धड़का। यह ब्लैक शार्क गैंग का एक तस्करी अड्डा था, जो सबसे बड़ा स्थानीय आपराधिक संगठन था। उस टीएनटी को देखकर, जो न केवल ज़ॉम्बीज को उड़ा सकता था, बल्कि किसी भी रक्षात्मक किलेबंदी को भेद सकता था, मैंने अपने होंठ चाटे। यह तो सीधे मेरे हाथ आया हुआ उपहार है। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास मेरा आखिरी त्रुप का पत्ता होगा। चूंकि मैं यहां आ ही गया था, तो मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस के गुणों का उपयोग करके गोदाम के पीछे चक्कर लगाया और पतली कलर स्टील प्लेट की दीवार पर अपना हाथ रखा। यह दूरी सिस्टम के संग्रहण सीमा के भीतर थी। सिस्टम, गोदाम के अंदर मौजूद सभी विस्फोटकों पर लॉक करो और उन सभी को एकत्रित करो। अंदर सामान हिला रहे गुंडों ने केवल एक चमक देखी और उनके हाथों में मौजूद भारी बक्से अचानक गायब हो गए। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। 1 दर्जन से अधिक गिरोह के सदस्य सामान हिलाते हुए, अटके हुए, खाली हवा को पकड़े एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। कमबख्त, बक्से कहां गए? यह पागलपन है। ड्रैगन हमारी समस्या है। माल गायब है, सब गायब है। गंजा नेता दौड़कर अंदर आया और खाली गोदाम को घूरा। उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से आतंक और फिर अस्तित्व के संकट में बदल गई। कौन? किसने किया यह? बाहर निकलो। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में बेतहाशा घुमाने लगा। तब तक मैं अराजकता का फायदा उठाकर बंदरगाह की परिधि की दीवार पर चढ़ चुका था और रात में गायब हो गया था। 24 घंटे की उलटी गिनती। अपने अंतिम दिन का शहर अभी भी व्यस्त था। किसी को नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया की आखिरी संध्या थी।
मौसम विभाग ने नीली शीत लहर की चेतावनी जारी की, जिसमें कल तापमान में 10 से 15 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान था। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अधिक से अधिक वे थर्मल अंडरवियर की एक अतिरिक्त परत पहन लेंगे। मैं फिर से बाहर नहीं गया। पश्चिमी उपनगरों के किले में रहकर अंतिम जांच की। सभी दरवाजे और खिड़कियां वेल्ड कर दी गई थीं। केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार छोड़ा गया था। मैंने आखिरी बार सोशल मीडिया देखने के लिए अपना फोन खोला। क्लो ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट अपडेट की थी। हालांकि सर्दी आ रही है, मेरा दिल गर्म है। सरप्राइज के लिए धन्यवाद, रयान। भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग अपने गंदे पैसे के साथ सड़ सकते हैं। मैं खूब मुस्कुराया। मैंने लाइक किया, फिर टिप्पणी की, जब तक मौका है आनंद लो। तभी बाहर बूंदाबांदी अचानक रुक गई। उसके तुरंत बाद पिंग पोंग बॉल के आकार के ओले ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पर जोर से टकराए। फिर दूसरा, तीसरा, ओले गोलियों की तरह आस बरसने लगे। उसके बाद तेज हवाएं चलने लगीं और तापमान गिरने लगा। मेरे फोन स्क्रीन पर एक आपातकालीन समाचार अलर्ट पॉपअप हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर पोलर वॉर्टेक्स के कारण अगले 3 घंटों में वैश्विक तापमान 50 डिग्री गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत घर लौट आएं। तुरंत, यह कोई ड्रिल नहीं है। प्रलय आ चुकी थी। सिर्फ 10 मिनट में बाहर की दुनिया ने रंग बदल दिया। सड़क की सतह अविश्वसनीय रूप से कम समय में मोटी काली बर्फ से जम गई। 1 दर्जन कारें आपस में टकरा गईं, तुरंत आग की लपटों में बदल गईं। मां हम्मांती सम्मा संथन गईं। लेकिन इससे पहले कि आग फैलती, अत्यधिक ठंड ने उसे दबा दिया, उसे एक भयानक स्थिति में जमा दिया। कारों के अंदर के लोगों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जम गए थे। किसी ने कार की खिड़की तोड़ी और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर की हवा को छुआ, ऐसा लगा जैसे उनकी सारी गर्मी निकाल ली गई। उनकी हरकतें तुरंत जम गईं। उनके भयभीत चेहरे उसी अवस्था में जम गए, जीवंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। इंडोर थर्मामीटर ने दिखाया कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे गिर चुका था और अभी भी प्रति मिनट 1 डिग्री की दर से गिर रहा था। सेफ हाउस के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था। मैंने अपनी जैकेट उतार दी, केवल एक पतली टी शर्ट पहनी और एक पूरी तरह से सिका हुआ वाग्यू बीफ का टुकड़ा अपने मुंह में डाला। आरामदायक। इस बीच शहर के एक उच्च स्तरीय अपार्टमेंट में क्लो ने अपनी नई खरीदी कश्मीरी कंबल में खुद को लपेट रखा था, फिर भी अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। अभी अभी पाइप फटने के कारण पूरे परिसर की हीटिंग प्रणाली ध्वस्त हो गई थी और अंदर का तापमान -5 डिग्री तक गिर गया था। हालांकि अभी जानलेवा नहीं था, लेकिन लाड प्यार से पली क्लो के लिए यह पहले से ही नर्क था। रयान, कुछ सोच, हम यहीं जम जाएंगे। उसने अपने बगल में बैठे रयान को धक्का दिया। रयान भी बुरी तरह ठिठुर रहा था, बेतहाशा अपने सारे कपड़े पहन रहा था। रोना बंद करो, मुझे भी ठंड लग रही है। यह मौसम कितनी जल्दी बदल गया। जल्दी, कुछ हीट पैक ढूंढो। हीट पैक उस बॉक्स में है। क्लो ने कोने की ओर इशारा किया। वे टटोलते हुए खोजबीन कर रहे थे। केवल 10 से भी कम हीट पैक मिले। रात भर टिकने के लिए यह कहीं भी पर्याप्त नहीं थे। रुको, तुम्हारा भाई, क्या उसके पास पैसे नहीं हैं? वह किसी लग्जरी होटल में होगा या उसने हीटिंग उपकरण खरीद लिए होंगे। जल्दी उसे फोन करो। क्लो ने डूबते हुए व्यक्ति की तरह इस जीवन रेखा को पकड़ा, कांपते हाथों से मेरा नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। धत तेरी। क्लो ने गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। उस कमीने ने फोन बंद करने की हिम्मत कर दी। घबराओ मत। रयान की आंखें घूम रही थीं। मुझे याद आया,
मैंने तुम्हारे भाई को पहले साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं दूर था, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से सुना कि वह बार बार पश्चिमी उपनगरों और एक फैक्ट्री का जिक्र कर रहा था। वहां एक परित्यक्त फैक्ट्री है। ऐसे समय में वह वहीं छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन बाहर बर्फ बहुत भयानक है। क्लो ने बाहर के भीषण बर्फीले तूफान को देखा। झिझक रही थी। नहीं जाएंगे तो यहीं मरने का इंतजार करो। बर्फबारी जल्दी रुकने वाली नहीं है। कुछ ही घंटों में यहाँ के पाइप फट जाएंगे। हमारे पास हीटर वाली कार माए है, और एक बार तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया तो तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के साथ हम उसे आसानी से नीचे गिरा सकते हैं। फिर उसकी आपूर्ति हमारी होगी। लालच ने डर पर जीत हासिल कर ली। दोनों ने अपने सारे कपड़े पहने और संघर्ष करते हुए नीचे उतरे। कार में घुस गए। कार स्टार्ट हुई, और जब गर्म हवा बाहर निकली तो दोनों ने राहत की सांस ली। चलो पश्चिमी उपनगरों चलते हैं। क्लो की आंखों में एक दुष्ट चमक थी। जब हम ईथान को देखेंगे तो मैं उसे बर्फ में घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। अपनी पिछली आपिछी अशिष्टता के लिए मुझसे भीख मांगेगा। इस बीच पश्चिमी उपनगरों में मैं निगरानी स्क्रीन के एक कोने को देख रहा था। वहां कई आवारा कुत्ते एक साथ ठिठुर रहे थे। अचानक एक कुत्ते का शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसकी आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं, लाल रंग की हो गईं। एक भेदी अमानवीय चीख पूरे इलाके में गूंज उठी, और उस उत्परिवर्तित जंबी कुत्ते ने बुरी तरह आया अपने साथियों पर हमला कर दिया। बर्फ पर खून छिड़क गया, तुरंत लाल बर्फ के क्रिस्टल में जम गया। यह सामान्य वायरस नहीं है। यह है अत्यधिक ठंड वाला जंबी वायरस है। उन्हें ठंड से डर नहीं लगता। जितनी अधिक ठंड होगी उतना ही अधिक उत्तेजित होते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी। आखिरकार आ गए। मैं खड़ा हुआ और कंट्रोल पैनल पर गया और लाल बटन दबाया। लेवल 1 अलर्ट, डिफेंस मोड सक्रिय। पहली परिधि रक्षा लाइन का हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस तुरंत सक्रिय हो गया। बर्फीले तूफान में नीली चिंगारियां चटक रही थीं। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और निगरानी स्क्रीन पर बर्फीले तूफान को टोस्ट किया। नर्क में आपका स्वागत है, मेरे मेहमान। पश्चिमी उपनगरों में बर्फीला तूफान एक सफेद आपदा में बदल गया था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम थी। एक सफेद BMW X5 नशे की तरह उस सड़क पर मुश्किल से चल रही थी, जहां बर्फ पहले से ही आधा मीटर गहरी थी। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ 20 किलोमीटर है? क्लो यात्री सीट पर बैठी थी, 2 डाउन कंफर्टर में लिपटी हुई। फिर भी ठंड से उसके दांत बुरी तरह कटर कटर कर रहे थे। रोना मत। स्टीयरिंग व्हील पर रयान के हाथों ने सारी संवेदना खो दी थी। वे बैंगनी नीले शीतदंश से ढके हुए थे। GPS कहता है कि बस आगे ही है। लानत है, मुझे सड़क बिल्कुल दिख नहीं रही। एक तेज चटकने की आवाज हुई और कार का शरीर अचानक धंस गया, फिर पूरी तरह से रुक गया। अंडर कैरेज सड़क के बीच में बर्फ के एक सख्त टुकड़े पर फंस गया था। कार खराब हो गई। रयान ने बेतहाशा स्टीयरिंग व्हील पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसका हाथ बर्फीले सख्त लेदर कवर से टकराया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। क्या? क्लो चिल्लाई। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं मर जाऊं, रयान? तुम बेकार के टुकड़े। चुप रहो। अगर तुम में इतनी ही क्षमता है तो कार खुद चलाओ। रयान भी फट पड़ा। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसके सामान्य दिखावे पर जीत हासिल कर ली। बाहर निकलो। आगे वह काली छाया फैक्ट्री होनी चाहिए। हम पैदल चलेंगे। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कार में रहने का मतलब था ठंड से मरना। उन्होंने कन्वर्टर को कसकर लपेटा और 2 अनाड़ी पेंगुइन की तरह बर्फीले तूफान में ठोकरें खाते हुए चल दिए।
उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े जम रहे हों। हर सांस एक धीमी यातना थी। 500 मीटर, आमतौर पर कुछ मिनट की पैदल दूरी, उन्हें पूरा आधा घंटा लग गया। जब स्टील का वह विशालकाय परित्यक्त फैक्ट्री उनके सामने आया तो वे दोनों घुटनों के बल मुख्य दरवाजे तक रेंग गए। लेकिन उनके सामने का दृश्य उन्हें दंग कर गया। यह कोई परित्यक्त फैक्ट्री नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक स्टील का किला था। मूल रूप से जर्जर लाल ईंट की दीवारें पूरी तरह से सिल्वर ग्रे मेटल प्लेटों से ढकी हुई थीं। क्लो विशाल ठोस स्टील के दरवाजे की ओर दौड़ी, बेतहाशा दरवाजा पीटते हुए। ईथान, ईथान, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। ईथान, मैं क्लो हूं। मैं ठंड से मर रही हूं। कृपया मुझे अंदर अंदर आने दो। ईथान, मैं रयान हूं। हम परिवार हैं, प्यार हैं। तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों ने अपना गला फाड़कर चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजें तेज हवा में जल्दी ही गुम हो गईं। अंदर मैं एक विशाल चमड़े के सोफे पर बैठा था, निगरानी स्क्रीन की एक दीवार के सामने। उन पर दो धुंधली थर्मल इमेजिंग लाल छायाएं दरवाजे से चिपकी हुई थीं, दो दयनीय मक्खियों की तरह। मेरे बगल में एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जो पागल कर देने वाली मसालेदार सुगंध फैला रहा था। सिस्टम, बाहरी स्पीकर चालू करो, मैंने शांति से आदेश दिया। सक्रिय। बाहर के स्पीकर से चटकने की आवाज आई, जिससे दोनों चौंक गए। फिर एक आलसी शांत आवाज, जिसमें हंसी का भाव था, बर्फीले तूफान में गूंजी। कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि रात के बीच लोगों को परेशान करना कानूनन अपराध है? यह आवाज सुनते ही क्लो की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। ईथान, मैं हूं, तुम्हारी बहन। दरवाजा खोलो, यहां बहुत ठंड है, हम मर रहे हैं। अह, बहन हूं? हाँ? मेरी आवाज अभी भी अप्रभावित थी, साथ में स्लर्पिंग की आवाज आ रही थी। तिस्क, ये डक इंटेस्टाइन थोड़ा ज्यादा पक गया है। तुमने कहा तुम कौन थी? बाहर क्लो का दम घुटने लगा। मैं बाहर कुत्ते की तरह ठिठुर रही हूं और तुम अंदर हॉट पॉट खा रहे हो, और वो भी डक इंटेस्टाइन। उस लानत भरी स्वादिष्ट गंध ने तुरंत उसके मुंह में पानी ला दिया। उसका पेट विश्वासघाती ढंग से गुर्राने लगा। इथान, बेवकूफी बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो रहे हो। मैं क्लो हूं, तुम्हारी इकलौती बहन। अभी दरवाजा खोलो। एक बार मैं अंदर आ गई तो मैं पहले की सारी बातें समझा दूंगी। ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर उस विकृत चेहरे को देखा। मेरी सी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। मुझे भागने को कहना गलतफहमी थी, या यह कहना कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने कुत्ते की तरह मरता देखोगी, वह भी गलतफहमी थी। वो वो सिर्फ गुस्से में कहा था। क्लो घबरा गई। ईथान, तुम आदमी हो, तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? मैं पहले गलत थी। मैं अब माफी मांग रही हूं। आई एम सॉरी। ठीक है, अब दरवाजा खोलो। यह माफी नहीं थी, यह उसके दिमाग में एक आदेश था। जब तक वह अपना सिर झुकाती और वे 3 शब्द कहती, हसतना मान का ताती, मुझे उसे माफ कर देना था। 20 साल से यही नियम था। अफसोस, नियम बदल चुके थे। अगर माफी से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? मैं हंसा। अपनी सबसे ताकतवर क्षमता क्यों नहीं आजमाती? क्या तुम्हारे पास एलिमिनेशन सिस्टम नहीं है? ये शब्द क्लो पर बिजली की तरह गिरे। सही तो है, मेरे पास एक क्षमता है। मैं उससे भीख क्यों मांगू? ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोलूंगी। बाद में मुझसे भीख मत मांगना। क्लो की आंखों में एक दुष्ट चमक थी और उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर के अंदर ऊर्जा दौड़ गई
उसने अपने जमे हुए हाथ को स्टील के दरवाजे पर जोर से थपथपाया। एलिमिनेट। उसकी हथेली से एक लाल रोशनी फूटी, दरवाजे पर जोर से टकराई। हालांकि दरवाजे के गायब होने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। इसके बजाय लाल रोशनी एक अदृश्य दीवार से टकराकर तुरंत वापस उछल गई, जिससे क्लो का हाथ सुन्न हो गया और बसो पीछे की ओर बर्फ में गिर गई। सिस्टम चेतावनी। लक्ष्य वस्तु का घनत्व बहुत अधिक है और यह उच्च ऊर्जा प्रबलित स्पेस एंकरिंग द्वारा संरक्षित है। होस्ट वर्तमान स्तर एलवी एक एलिमिनेट नहीं कर सकता। बलपूर्वक एलिमिनेशन के लिए जीवन शक्ति की खपत की आवश्यकता होती है। क्लो अविश्वास में उस अचल दरवाजे को देख रही थी। मेरा सिस्टम सबसे ताकतवर है। कैसे कैसे मैं एक दरवाजा भी नहीं खोल सकती? स्पीकर से मेरी निर्दयी हंसी आई। तुम्हें बताना भूल गया, इस दरवाजे की कीमत मुझे 5 मिलियन की एयरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातु लगी और मेरा सिस्टम गलती से तुम्हारा सामना करता है। तुम्हारा एलिमिनेशन मेरे होर्डिंग को खत्म नहीं कर सकता। अब भाग जाओ। मेरे दरवाजे की बर्फ मत गंदी करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर दरवाजे के ऊपर की फ्लड लाइटें अचानक जल उठीं। 2 अंधी कर देने वाली बीमें सीधे उनके चेहरों पर पड़ीं, जिससे वे अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। क्लो बर्फ में बैठी रहीं, उस हड्डियों को चीर देने वाली ठंड को महसूस कर रही थी। उस दरवाजे को घूर रही थी जो कभी नहीं खुलेगा। पहली बार अनुभव कर रही थी कि सच्ची निराशा क्या होती है। आधा घंटा बीत गया। क्लो और रयान नहीं गए थे क्योंकि कार खराब हो गई थी। वे केवल फैक्ट्री के दरवाजे से एक हवा से बचाव वाले कोने में ठिठुर सकते थे। हम क्या करें? मुझे अपने पैरों का एहसास या एहसास नहीं हो रहा। क्लो के होंठ गहरे बैंगनी रंग के हो गए थे। उसकी पलकें बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। रयान की हालत और भी खराब थी। उसने क्लो को अपने कुछ कपड़े दे दिए थे और अब उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं। मत मत सोना, अगर सो गए तो नहीं उठोगे। तभी ऊपर से एक ऐसी सुगंध आई जो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकती थी। दोनों ने मशक्कत से अपना सिर उठाया। मैं दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था, हॉट पॉट का वह अधूरा कटोरा पकड़े हुए। ईथान, कृपया मुझे बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गर्म सूप। रयान आखिरकार टूट गया। बर्फ में घुटने टेककर बेतहाशा ऊपर की ओर माथा टेकने लगा। मैंने तुम्हें पहले बास्केटबॉल भी सिखाया था। पुराने दिनों के लिए मुझे बचा लो। मैं हंसा और लापरवाही से ताजे पके हुए फैटी बीफ का एक टुकड़ा उठाया। जब तुमने मुझे पहले बाहर बंद किया था, क्या तब पुराने दिनों की बात की थी? फिर मैंने अपना हाथ छोड़ दिया और भाप से टपकता बीफ का वह टुकड़ा दोनों के सामने गंदी बर्फ में गिर गया। रयान ने लगभग सहज रूप से उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन क्लो तेज थी। उसने बर्फ से ढके उस मांस को छीन लिया और सीधे अपने मुंह में डाल लिया। बिना चबाए ही निगल गई। गर्मी के उस पल ने उसे संतुष्टि से कराहने पर मजबूर कर दिया। स्वादिष्ट लगा? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। क्लो ने सिर हिलाया। एक आंसू बह रहा था। क्योंकि तुमने खा लिया, अब भाग जाओ। मेरी सुरक्षा प्रणाली ने अभी अभी गंध से आकर्षित होकर कुछ छोटे दोस्तों का पता लगाया है। दोनों के कुछ समझ पाते दूर के बर्फीले तूफान में अचानक हरी आंखों की कई जोड़ियां दिखाई दीं। धीमी कुर्राहट हवा के साथ आ रही थी। वे उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी कुत्ते हैं माए। भागो। रयान ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। क्लो को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन बर्फ और बर्फ से ढकी हुई थी और दोनों फिसल गए।
जमीन पर मुंह के बल गिर गए। पहला जंबी कुत्ता आगे बढ़ा। उसका खुला मुंह सीधे रयान की जांघ पर जा रहा था। बचाओ ईथान, मुझे बचाओ। रयान ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। बेतहाशा कुत्ते को माओ लात मारी, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इस महत्वपूर्ण क्षण में रयान की आंखों में दुष्टता की चमक आई। उसने अचानक अपने बगल में मौजूद क्लो को पकड़ा और उसे जबरदस्ती कुत्ते के मुंह की ओर धकेल दिया, जबकि वह खुद सुरक्षित दूर हट गया। तुम क्या कर रहे हो? क्लो डर से चीखी। नुकीले जबड़े उसकी गर्दन को फाड़ने वाले थे। जीवन और मृत्यु के इस विभाजित सेकंड में जीवित रहने की प्रवृत्ति ने डर पर जीत हासिल कर ली। क्लो ने आगे बढ़ते कुत्ते के सिर पर नजर जमा ली। जैसे ही उसके दिमाग में लाल आइकन बेतहाशा चमक रहा था, उसने अपने दिमाग में दहाड़ मारी। एलिमिनेट। विशाल तिब्बती मास्टिफ का सिर क्लो की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पूरी तरह से मिट गया। केवल एक धड़ वाली लाश क्लो पर जोर से गिरी, जिससे उसके फेफड़ों से लगभग हवा निकल गई। होस्ट ने टियर एक म्यूटेंट को एलिमिनेट किया। अनुभव प्राप्त 10 अंक। स्टैमिना डेज डिप्लीशन चेतावनी। क्लो ने महसूस किया कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी दृष्टि अंधेरी हो गई और वह बेहोश होने के करीब थी, लेकिन वह बच गई थी। यह छोटा सा शो दिलचस्प होता जा रहा है। मैंने दूरबीन नीचे की। मेरी आंखों में मनोरंजन झलक रहा था। चूंकि तुम जाना नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें मोक्ष की ओर इशारा करता हूं। मेरी आवाज फिर से गूंजी, जिसमें एक शैतानी प्रलोभन था। पूर्व में 200 मीटर एक स्काई नाम एक सुरक्षा बूथ है। आज रात तुम्हारे जीवित रहने का यही एकमात्र मौका है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह से बंद हो गई। केवल 2 आकृतियां अंधेरे में कांप रही थीं और उनके चारों ओर इकट्ठा हो रही हरी आंखों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बूथ की ओर चलो। क्लो ने कुत्ते की लाश को धक्का देकर हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसने रयान पर एक नजर भी नहीं डाली। उसे वह धक्का याद था। चुंबी कुत्तों के घेरने से पहले आखिरी सेकंड में वे दोनों बेतहाशा उस जीर्ण शीर्ण सुरक्षा बूथ की ओर भागे। बूथ छोटा और हवादार था। उन्होंने किसी तरह फेंकी गई तख्तों और पुराने अखबारों से खिड़कियां बंद कर दीं। क्लो, तुम ठीक हो ना? रयान करीब आया, चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी मैं कुत्ते को दूर धकेल रहा था, तुम्हें नहीं। गलत मत समझना। उस आघात के बाद उसका भोला भाला मुखौटा आखिरकार टूट गया, जिससे अंदर का स्वार्थी ठंडा स्वभाव बाहर आ गया। मत सोचो, मैं नहीं जानती तुम्हारे दिमाग में क्या है रयान। अब से अगर तुमने फिर मुझ पर हाथ डाला, तो मैं तुम्हारा सिर भी उस कुत्ते की तरह गायब कर दूंगी। रयान ठिठक गया। उसकी आंखों में नाराजगी की चमक थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। वह जानता था कि क्लो के पास अब वह भयानक एलिमिनेशन सिस्टम है। उसे मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसे सिर्फ सहना था। इस बीच सेफ हाउस में मैं अपने हाथों में एक टैबलेट पकड़े हुए था। हालांकि सार्वजनिक नेटवर्क डाउन था, मेरा सैन्य ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अभी भी वैश्विक सिग्नल उठा रहा था। दुनिया भर से समाचार स्क्रीन पर दौड़ रहे थे। पूर्वी क्षेत्र के लिए आपातकालीन घोषणा। सरकार ने उच्चतम स्तर की आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दी है। देश भर में सरकारी आश्रय अब खुले हैं। जीवित बचे लोग कृपया निकटतम स्थान पर जाने जाएं। शहर आश्रय स्थान ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर शेल्टर 7। मैं उन निर्देशांकों को घूर रहा था। पिछले जन्म में वह स्थान वास्तव में शुरुआती दिनों में सबसे बायने बड़ा आधिकारिक गढ़ था।
लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग थे। आपूर्ति तेजी से समाप्त हो गई और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण 1 महीने के भीतर कुख्यात अन्न भंडार दंगा हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लगता है इतिहास की गति नहीं बदली है। मैंने समाचार बंद किया और सिस्टम इंटरफेस खोला। वर्तमान स्टॉक पाइल 32,000 टन। सिस्टम स्तर LV1। अनुभव 0%। उन्नयन आवश्यकता 10 टियर एक जॉम्बी कोर एकत्र करें। कोर पिछले जन्म में लोगों ने प्रलय के तीसरे महीने तक यह नहीं खोजा था कि ज़ॉम्बी दिमाग में मौजूद कोर का उपयोग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी जानता हूं कि मूर्ख क्लो खुद को बचाने में इतनी व्यस्त थी कि वह युद्ध की सबसे कीमती लूट बर्फ में छोड़ गई। वे मेरे अनुभव के अंक हैं। उन्हें बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैंने एक हल्का नैनोथर्मल कॉम्बैट सूट पहना, अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी पकड़ी। मैंने इस भीषण बर्फीले तूफान की पहली रात को टहलने और अपनी पहली फसल काटने का फैसला किया, और यह भी देखने के लिए कि क्या वे 2 चूहे अभी तक जमकर मर गए हैं। नैनोथर्मल कॉम्बैट सूट पहने और टैक्टिकल कुल्हाड़ी पकड़े, असले आ पाइप पकड़े, मैं पश्चिमी उपनगरों के बंजर भूमि में चला गया। 50 मीटर आगे जॉम्बी कुत्तों का झुंड सुरक्षा बूथ को घेरे हुए था। कुल 7 थे। मैंने अपनी सांसें समायोजित कीं, फिर उस बर्फ के ढेर के पीछे से निकला जहां मैं छिपा हुआ था। पहले ज़ॉम्बी कुत्ते ने अभी भी बूथ पर गुर्राया। उसने प्रतिक्रिया भी नहीं दी कि मेरी कुल्हाड़ी आ गई। एक धीमी आवाज के साथ टैक्टिकल कुल्हाड़ी ने उसकी सख्त खोपड़ी को चीर दिया। टियर एक ज़ॉम्बी डॉग एलिमिनेटेड। अनुभव +5। हड़बड़ी ने तुरंत अन्य 6 कुत्तों को सचेत कर दिया। अल्फा विशाल तिब्बती मास्टिफ ने अपना सिर घुमाया। उसकी भूतिया हरी आंखें मुझ पर टिक गईं। उसने अपने पिछले पैरों से धक्का दिया। उसका विशाल शरीर टैंक की तरह दौड़ा। जैसे ही वह मुझसे आधा मीटर की दूरी पर था, मैंने मास्टिफ के नीचे की जमीन पर अपना बायां हाथ तान दिया। उसी पल बर्फ का 2 मीटर व्यास का एक हिस्सा और उसके नीचे की जमी हुई मिट्टी हवा में गायब हो गई। मास्टिफ के नीचे की जमीन गायब हो गई और वह सीधा नीचे गिर गया। जब मौका मिले वार करो। मैं उसके पीछे गड्ढे में कूद गया। मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में घूमी और मास्टिफ के कमजोर गर्दन के जोड़ पर बुरी तरह वार किया। एक विकृत कुत्ते का सिर लुढ़क गया। एलीट म्यूटेंट हाउंड एलिमिनेटेड। अनुभव +20। आइटम ड्रॉप टियर एक पावर कोर। प्रकाश मुझ में समा गया। मैं झुका और घृणा को दबाते हुए मास्टिफ की खोपड़ी में टटोला। जल्द ही मैंने एक नाखून के आकार का क्रिस्टल निकाला जो हल्की लाल चमक बिखेर रहा था। यह प्रलय की सबसे कठोर मुद्रा थी। कोर ज़ॉम्बी शक्ति का स्रोत और मानव विकास की कुंजी। ऊपर बचे 5 ज़ॉम्बी कुत्ते बेतहाशा भौंक रहे थे, लेकिन गड्ढे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने क्रूर मुस्कान के साथ ऊपर देखा। जल्दी मत करो। एक एक करके तुम सब मेरे अनुभव के अंक हो आसल्य हो। एक विचार से मैंने अपने सिस्टम स्पेस से एक संशोधित नेल गन निकाली। अगले 5 मिनट के लिए मैं गड्ढे के तल पर खड़ा रहा, जैसे मैं लक्ष्य अभ्यास कर रहा था। युद्ध समाप्त। मैं बाहर निकला और हर लाश की तलाशी ली। किस्मत मेरे साथ थी। 7 कुत्तों से कुल 3 कोर मिले। सिस्टम अनुभव बार 45% तक बढ़ गया था। मैंने कोर को अपने स्पेस में फेंका और सुरक्षा बूथ की ओर चला गया। अंदर खाली था। केवल गंदे पैरों के निशान और नाखूनों से दीवार पर उकेरी गई एक पंक्ति थी। ईथान, तुम इसका खामियाजा भोगोगे। काफी जीवित रहने वाले हो, है ना? मैंने तिरस्कारपूर्वक मुंह बनाया।
मैं इन दो तुच्छ मोहरों के बारे में चिंतित नहीं था कि वे क्या कर सकते हैं। इस प्रलय में जीवित रहना अक्सर मरने से अधिक दर्दनाक होता है। चूंकि वे आधिकारिक आश्रय में गए हैं, उन्हें वहां अपने पुरस्कारों का आनंद लेने दें। वही असली जीवित नर्क है। मैं मुड़ा और चला गया। मेरी छाया बर्फीले तूफान में गायब हो गई। इस सैर ने एक बात की पुष्टि कर दी। इस दुनिया में जहां सभी नियम ध्वस्त हो गए हैं, जब तक तुम निर्दयी और पर्याप्त रूप से मजबूत हो, यह जगह मेरा खेल का मैदान है। और मेरा अगला लक्ष्य शहर का यह सेंट्रल हॉस्पिटल। वहां न केवल ज़ॉम्बीज मेरा इंतजार कर रहे थे, बल्कि वह एंटीवायरल सीरम भी था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। हालांकि यह ज़ॉम्बी वायरस को ठीक नहीं कर सकता था, ये आम फ्लू और संक्रमण का इलाज कर सकता था, जो शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण था। इस बीच ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर में जगह को एक अस्थायी आश्रय में बदल दिया गया था। हजारों जीवित बचे लोग प्रवेश द्वार पर उमड़ रहे थे। रोना, गाली गलौज और मदद की गुहार अराजकता में मिल रहे थे। सशस्त्र सैनिक तनावपूर्ण चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए रख रहे थे। धक्का मत लगाओ, लाइन बनाओ, तापमान जांच अनिवार्य है। किसी को भी घाव है, तुरंत अलगाव, आपूर्ति सीमित है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक कटोरी दलिया। अधिक चाहिए, खोज और बचाव दल में शामिल हों। क्लो और रयान भीड़ में शामिल हो गए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। रुको, तुम क्या सोच रहे हो? एक सैनिक ने लाइन काटकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे दोनों को रोक दिया। मैं एक जागृत हूं, नातत हूं। मैं एक जागृत हूं, तागत हूं। क्लो इस जीवन रेखा से चिपकी हुई थी, बेतहाशा अपने हाथ हिलाते हुए चिल्ला रही थी। मेरे पास शक्तियां हैं, मैं विशेष हूं, शेष हूं। मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। जागृत सैनिक ठिठक गया। हालांकि विशेष क्षमता वालों की पहचान करने के आदेश आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नकली लोग आए थे। साबित करो, सैनिक ने ठंडे स्वर में कहा। क्लो ने गहरी सांस ली, थकावट और भूख से उत्पन्न चक्कर से जूझते हुए। उसने सड़क के किनारे पड़े एक विशाल कंक्रीट बैरियर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। एलिमिनेट। एक लाल चमक और कई 100 पाउंड का बैरियर तुरंत हवा में गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। आसपास की भीड़ सन्न रह गई। सैनिक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपना रेडियो पकड़ा। प्रवेश द्वार पर जागृत देखा गया। क्षमता प्रकार एलिमिनेशन। आदेश की प्रतीक्षा है। 5 मिनट बाद क्लो और रयान को एक गर्म कार्यालय में ले जाया गया। मेज के पीछे एक सैन्य कोट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था। उसने क्लो को ऊपर से नीचे देखा। तो तुम्हारी क्षमता एलिमिनेशन है। तुम कितना बड़ा क्षेत्र एलिमिनेट कर सकती हो? क्या तुम जीवित लोगों को एलिमिनेट कर सकती हो? 2 मीटर व्यास के भीतर कुछ भी। क्लो ने आखिरकार गर्मी महसूस करते हुए थोड़ा स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया। जीवित लोगों को भी। अभी अभी रास्ते में मैंने एक उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ को मार डाला। कमांडर हंसा। यह एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जिसने अभी अभी एक मजाक सुना हो। छोटी बच्ची, तुम एक कुत्ते को मारती हो और सोचती हो कि तुम अजेय हो या हो। वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया, बाहर घने जंबी समूह की ओर इशारा करते हुए। अब यहां दसियों हजार जंबीज हैं। तुम्हारी क्षमता जो कुछ उपयोगों के बाद तुम्हें थका देती है, युद्ध के मैदान में बेकार है भाई। क्लो का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। हालांकि कमांडर का स्वर बदल गया। उसकी नजर बाहर बर्फ से ढके रनवे पर पड़ी। तुम्हारी क्षमता का एक अधिक उपयुक्त उद्देश्य है। बर्फीले तूफान ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है।
आपूर्ति ट्रक नहीं आ सकते। हवाई पट्टी बर्फ में दबी हुई है। हमें एक जीवन रेखा साफ करने की आवश्यकता है। बर्फ हटाना? क्लो अपमानित महसूस कर रही थी। मैं चीट सिस्टम वाली नायिका हूं, प्रलय की रानी बनने के लिए नियतों कसम हूं, और तुम मुझे चौकीदार बनाना चाहते हो। मैं मना करती हूं। मैं एक जागृत हूं। तुम मेरे साथ इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मना? कमांडर की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यहां बिना काम के कोई खाना नहीं। जागृत लोगों को भी जितना काम करना होता है उतना ही मिलता है। ठीक है, आसान आखा है। काम नहीं करना चाहती तो बाहर निकलो और बर्फीले तूफान में वापस चले जाओ। उसने हाथ हिलाया। उसके बगल में खड़े दो सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उनकी बंदूकों की नालें थोड़ी ऊपर उठ गईं। रयान की टांगें डर से कांपने लगीं। उसने जल्दी से क्लो की आस्तीन पकड़ी। बेतहाशा अपनी आंखों से इशारा किया। क्लो, जल्दी मत करो। पहले जीवित रहो। हम बाद में कुछ सोचेंगे। क्लो ने उन काली बंदूक की नालों को घूरा, फिर बाहर की नारकीय ठंड के बारे में सोचा। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। मैं करूंगी। उसने दांत पीसकर अपमान में सिर झुकाया। आधे घंटे बाद क्लो को विशेष सफाई इकाई संख्या 098 में नियुक्त किया गया। उसका काम सरल था। निर्माण वाहनों के सामने खड़े होना और आगे बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी क्षमता का उपयोग करना। बर्फ की दीवारों के वर्गों को एलिमिनेट करना। जब एक खंड गायब हो जाता था तो काफिला आगे बढ़ता था। हर बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करती थी, उसका शरीर पूरी तरह से खाली हो जाता था। तेजी, क्या हो रहा है? पीछे का काफिला इंतजार कर रहा है। पर्यवेक्षक मेगाफोन से चिल्लाया। रयान, जिसके पास कोई क्षमता नहीं थी, उसे सबसे निचली श्रेणी की परिवहन टीम में नियुक्त किया गया था। उसका काम उन लोगों को ले जाना था जो जम गए थे या काट लिए गए थे, श्मशान गड्ढों तक। वहां की दुर्गंध किसी को भी बेहोश कर सकती थी। साथ ही संक्रमण का निरंतर खतरा था। लेकिन जीवित रहने के लिए, आधे सड़े हुए बन के उस टुकड़े को माओ पाने के लिए उसे सहना ही था। देर रात दोनों जिम में सामुदायिक सोने के मंच पर गिर पड़े। यहां सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। पसीने और पैरों की बदबू आपस में मिल रही थी। क्लो अपने सूजे हुए, सड़ते हुए हाथों को देख रही थी। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने ईथान के बारे में सोचा, उस गर्म चिमनी के बारे में। ईथान, तुम अभी अपने आप से बहुत खुश होंगे। क्लो ने गंदे कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। इस समय सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने का चौक जमे हुए जॉम्बीज से पटा हुआ था। ये जीव मरे नहीं थे। जैसे ही उन्हें किसी जीवित व्यक्ति के शरीर की गर्मी का एहसास होता, वे तुरंत दाशंत जाग जाते। सिस्टम स्टील्थ फील्ड सक्रिय करो। मैंने थोड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करके अपने शरीर के चारों ओर एक थर्मल इंसुलेशन परत बनाई। अपने ग्रैपलिंग हुक का उपयोग करके मैं सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की पर चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर फार्मेसी थी। यहां कम ज़ॉम्बीज थे। कुछ भटकती हुई नर्स ज़ॉम्बीज को निपटाने के बाद मैं अलमारियों के पास गया। मेरा हाथ चला और अलमारी दर अलमारी दवाइयां गायब होती चली गईं। जैसे ही मैं आधा सामान समेट रहा था, नीचे से तीव्र गोलियों की आवाज आई। मैं खिड़की पर गया और नीचे देखा। दो संशोधित बख्तरबंद वाहन अस्पताल के दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुसे। 7 या 8 पूरी तरह से सशस्त्र गुंडे जॉम्बीज पर गोलियां बरसा रहे थे। वाहनों पर ब्लैक शार्क का प्रतीक चिन्ह था। ब्लैक शार्क गिरोह? ये लोग फिर से? लगता है उन्होंने भी दवाओं के महत्व को महसूस कर लिया था और रात के अंधेरे में लूटपाट करने आए थे।
क्या संयोग है, हम संयोग है। मैं ठंडे दिल से हंसा। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय मैंने खिड़की से नीचे का शो देखने के लिए एक आरामदायक जगह बना ली। ब्लैक शार्क गैंग की गोलाबारी भयंकर थी। उन्होंने जल्दी से रास्ता साफ किया और सीधे लॉबी लिफ्ट की ओर बढ़े। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि न केवल चौक में मौजूद जॉम्बीज बल्कि आसपास के कई ब्लॉकों के जॉम्बीज भी यहां खिंच आए। जैसे ही ब्लैक शार्क गिरोह लॉबी में घुसा, फर्श अचानक फट गया। 3 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल जॉम्बी, जिसकी मांसपेशियां लहरा रही थीं, नीचे से बाहर निकला। टियर 2 म्यूटेंट, टाइटन पावर टाइप। मेरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। टियर 2 म्यूटेंट पहले से ही। यह क्या है? ब्लैक शार्क गिरोह के सदस्य भयभीत थे। कई AK-47 ने एक साथ गोलियां चलाईं। गोलियां टाइटन से टकराईं, लेकिन केवल छोटे छोटे खून के फूल उगलीं। टाइटन दहाड़ा, लापरवाही से पास पड़ी एक परित्यक्त स्ट्रेचर को पकड़ा और उसे फ्रिसबी की तरह फेंक दिया। ब्लैक शार्क गिरोह के 2 सदस्य तुरंत चकनाचूर हो गए। दृश्य अराजकता में बदल गया। एकदम सही समय। मेरी आंखें चमक उठीं। यह टाइटन से टियर 2 पावर कोर है। यह मुझे सीधे स्तर उन्नत करने देगा और संभवतः एक नई क्षमता खोल देगा। मैं धैर्यपूर्वक ब्लैक शार्क गिरोह के टाइटन की ताकत खत्म करने की प्रतीक्षा करता रहा। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा गया। सभी 7 ब्लैक शार्क गिरोह के सदस्य लाश थे। टाइटन भी बुरी तरह घायल हो गया था, जोर जोर से हाँफ रहा था। वह ठीक होने के लिए जमीन पर बैठकर लाशों को खा रहा था। अब मेरा मौका है। बाज की तरह मैं तीसरी मंजिल से कूद गया। हवा में ही मैंने अपने सिस्टम स्पेस से TNT का एक बंडल निकाला। मैंने फ्यूज जलाया। यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। टाइटन ने अपना मुंह खोला, सहज रूप से यह सोचकर कि यह भोजन है, उसे काट लिया। मैं गिरते ही लुढ़क गया और एक सहारे के खंभे के पीछे छिप गया। एक भीषण विस्फोट ने पूरी इमारत को हिला दिया। जब धुआं छंटा तो टाइटन की गर्दन के ऊपर का सब कुछ पूरी तरह से गायब हो चुका था। केवल एक विशाल धड़ वाली लाश रह गई थी। मैं उसके पास गया और मांस के ढेर में टटोला। अंत में मुझे से हम आसन बांध दिए। मुझे एक अखरोट के आकार का कोर मिला। टियर 2 पावर कोर प्राप्त हुआ। उच्च शुद्धता ऊर्जा स्रोत का पता चला। अवशोषित करें और तुरंत उन्नयन करें। हाँ, मेरे हाथ में मौजूद कोर तुरंत एक गर्म प्रवाह में बदलकर मेरी हथेली में समा गया। मुझे अपने शरीर की हर हड्डी में चटकने की आवाज महसूस हुई। शक्ति मुझ में जंगली रूप से दौड़ गई। सिस्टम उन्नयन सफल। वर्तमान स्तर LV2। नया कार्य अनलॉक स्पैटियल रिफ्ट ब्लेड। मानसिक ऊर्जा की खपत करके वास्तविकता में 1 मीटर का स्थानिक विदर बनाता है। भौतिक रक्षा को नजरअंदाज करता है। किसी भी वस्तु को काटता है। रक्षा को नजरअंदाज करता है। मैंने अपनी हथेली को देखा। अरसे मेरी उंगलियों पर एक काली रेखा उभर आई। मैंने उसे पास खड़े एक बख्तरबंद वाहन के भारी कवच पर हल्के से चलाया। टोफू काटने की तरह सख्त स्टील की प्लेट एक चिकनी रेखा में खुल गई। मैंने संतोष के साथ क्षमता वापस ले ली और 2 अब भी चल रहे बख्तरबंद वाहनों को देखा। वे उन आपूर्तियों से लदे थे जो ब्लैक शार्क गिरोह ने पिछले कुछ दिनों में एकत्र की थीं। धन्यवाद सज्जनों। मैंने जमीन पर पड़ी लाशों की ओर हाथ हिलाया और सब कुछ, वाहनों और माल को अपने स्पेस में समा लिया। अस्पताल की इस यात्रा ने न केवल मुझे दवा और एक स्तर उन्नयन दिया, बल्कि अप्रत्याशित लाभ भी दिया। प्रलय का दिन 15 शेल्टर 7।
यहाँ की हवा अब प्रसारित नहीं होती थी। एक खट्टी दुर्गंध और निराशा की बासी गंध हर जगह व्याप्त थी। जिम जो कभी 50,000 लोगों को रख सकता था, अब 30,000 से भी कम लोग बचे थे। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। जनरेटर के आखिरकार बंद हो जाने के साथ सभ्यता की आखिरी झलक गायब हो गई थी। अंधेरे में लोग अब लोग नहीं रहे, बायलाग की भूखे जानवर थे। खाना खत्म हो गया है, गोदाम खोलो, अधिकारी सब कुछ जमा कर रहे हैं, जबकि हम छाल चबाने को मजबूर हैं। दंगा बिना किसी चेतावनी के भड़क उठा। हजारों भूखे जीवित बचे लोगों ने गार्ड की रक्षा पंक्ति को तोड़ा और मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र की ओर ज्वार की तरह उमड़ पड़े। गोलियों की आवाज, चीखें और मांस फाड़ने की आवाजें अराजकता में मिल गईं। क्लो ब्लीचर्स के एक कोने में दुबकी हुई थी, एक लंबी कुंद हो चुकी बर्फ फावड़ा पकड़े हुए। पिछला सप्ताह जीवित मौत रहा था। उसके कभी कोरे हाथ अब शीतदंश और फफोले से ढके हुए थे। क्लो, भागो, यह जगह खत्म हो गई। रयान दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वे कहते हैं कि बाहर ज़ॉम्बी भीड़ ने परिधि तोड़ दी है। यह जगह मौत का जाल बनने वाली है। भागो? कहां? क्लो ने बाहर के बर्फीले तूफान की ओर निराशा से देखा। बाहर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। बाहर जाना आत्महत्या है। पश्चिमी उपनगरों में अपने भाई के पास चलो। रयान ने उसके कंधे पकड़कर उसे हिलाया। पहले सिर्फ हम दोनों काम नहीं करते थे, लेकिन क्या होगा अगर हम इन हजारों लोगों को साथ ले जाएं? रयान की आवाज में शैतानी फुसफुसाहट थी। तुम जानती हो कि कमांडर के पास अभी भी कई भारी बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार हैं या हैं। अगर तुम उसे बताओ कि पश्चिमी उपनगरों में एक किला है जो आपूर्ति, हीटिंग और बिजली से भरा है, तो तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? क्लो की आंखें निराशा से नाराजगी में बदल गईं, अंततः उन्मत्त दृढ़ संकल्प में परिवर्तित हो गईं। तुम सही हो। मैं अकेले क्यों दुख उठाऊं? अगर तुम मुझे बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, तो अगर मैं मर जाती हूं तो सबको साथ मरना चाहिए। कोर कार्यालय के अंदर कमांडर पसीने से तर अपने अधीनस्थों को दस्तावेज नष्ट करने का निर्देश दे रहा था, जबकि खुद भागने की तैयारी कर रहा था। कमांडर, मैं एक जगह जानती हूं। क्लो अंदर घुसी, उस पर तानी गई बंदूकों के बावजूद जोर से चिल्लाई, मैं जानती हूं कहां आपूर्ति है। दसियों हजार टन, साथ ही जनरेटर, साथ ही पूरी तरह से सुरक्षित किलेबंदी। कमांडर घूमा, उसे ध्यान से घूर रहा था। तुमने क्या कहा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। ये मेरे भाई की जगह है। उसके पास एक हॉर्न होर्डिंग सिस्टम है। प्रलय से पहले ही जागृत हो गया था। उसने शहर की आनी हर कोल्ड स्टोरेज सुविधा खाली कर दी। यह पश्चिमी उपनगरों के परित्यक्त औद्योगिक क्षेत्र में है। अगर हम वह जगह ले लें तो हम जीवित रह सकते हैं। हर कोई जीवित रह सकता है। कमांडर की आंखें मोक्ष और निराशा की लालची चमक से चमक उठीं। यह खबर आश्रय में वायरस की तरह फैल गई। पश्चिमी उपनगरों में एक अन्न भंडार है। कुछ स्वार्थी अमीर आदमी ने दसियों हजार टन भोजन जमा कर रखा है। चलो उसे मारें और सब ले लें। जो दंगाई पहले एक दूसरे को मार रहे थे, उनका उनका अचानक एक सामान्य लक्ष्य था। आधे घंटे बाद 5 भारी बख्तरबंद वाहनों के नेतृत्व में एक काफिला, 1 दर्जन से अधिक संशोधित ट्रक और हजारों जीवित बचे लोग पीछे चल रहे थे, बर्फीले तूफान में घुस गए। क्लो मुख्य बख्तरबंद वाहन में बैठी थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। भाई, इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए एक सेना लेकर आई हूं। देखते हैं क्या तब भी तुम दरवाजा खोलने से
मना करोगे? काफिले के पीछे जीवित मनुष्यों की गंध से आकर्षित एक ज़म्बी भीड़ चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। स्टील के किले का अलार्म नहीं बजा, बल्कि बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी उत्साहजनक स्वर में बज रही थी। काले टैक्टिकल कोट में सज्जित मैं दूसरी मंजिल पर बुलेट प्रूफ फर्श से छत वाली खिड़की के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में एक गिलास रेड वाइन था। मैं मैं दूर बर्फ में घूमते हुए उस स्तंभ को देख रहा था। अंत में निगरानी स्क्रीन पर घनी भीड़ वाले लाल बिंदुओं को देखकर मैं मुस्कुराया। सिस्टम इंटरफेस ने एक चेतावनी पॉपअप की। बड़े पैमाने पर शत्रुतापूर्ण लक्ष्य दृष्टिकोण का पता चला। कितना चापलूसी है। मैंने वाइन का एक छोटा घूंट लिया। मैं जरा भी चिंतित नहीं था। यदि कुछ भी हो तो मैं उत्साहित था। पिछले कुछ दिनों से घर पर मैं इतना ऊब चुका था कि जंग लग गया था। क्षमताओं को उन्नत करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा धार पर नृत्य करना ही प्रलय का सबसे बड़ा रोमांच हिस्सा हो। काफिला औद्योगिक क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर रुक गया। कमांडर की आवाज मेगाफोन से गूंजी। अंदर ईथान, ध्यान से सुनो। हम शेल्टर 7 से आधिकारिक खोज और बचाव दल हैं। हम अब कानूनी रूप से तुम्हारी आपूर्ति और आश्रय का अधिग्रहण कर रहे हैं। तुरंत निरस्त्र हो जाओ और दरवाजा खोलो। मैं अपने माइक्रोफोन में हंसा। तुम्हारा मतलब डाकू है? मेरी आवाज में स्पष्ट रूप से अवहेलना थी। कमांडर का चेहरा अंधेरा हो गया, आला हो सकोआ हो गया। उसने इस तरह की हठधर्मिता की उम्मीद नहीं की थी। जो लोग दया से इनकार करते हैं उन्हें कोई दया नहीं मिलती। क्लो, तुमने नहीं कहा था कि तुम अंदर घुस सकती हो? ऊपर जाओ और उसे बुलाओ। देखते हैं परिवार के रिश्ते कैसे दिखते हैं। क्लो को आगे धकेल दिया गया। वह फातास बख्तर बंद वाहन के ऊपर मेगाफोन लेकर खड़ी हो गई। एथान, तुम घिर गए हो। इन लोगों को देखो, वे भूख से मर रहे हैं। तुम अकेले इतनी सारी आपूर्ति जमा कर रहे हो। क्या तुम्हारा जमीर नहीं डसता? अभी दरवाजा खोलो और शायद हर कोई तुम्हारी दयालुता को याद रखेगा। नहीं तो जब हम अंदर घुसेंगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। टुकड़े टुकड़े? मैंने सिर हिलाया। मेरी उंगली कंसोल पर एक लाल बटन पर हल्के से टिकी थी। छोटी बहन, तुम अभी भी इतनी भोली हो। तुम सोचती होती हो कि इन सब लोगों को लाने से मुझे खतरा है। तुम तो अनुभव के अंक पहुंचा रही हो। गोली मारो। कमांडर ने धैर्य खो दिया। एक आरपीजी रॉकेट सीटी बजाता हुआ फैक्ट्री के दरवाजे की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह टकराने वाला था, शिबाधा जीवंत हो उठी। रॉकेट ऐसे वापस उछला जैसे किसी दर्पण से टकराया हो। अजीब तरह से दिशा बदलकर सीधे पास के एक ट्रक की ओर जा रहा था। ट्रक, जो दंगाइयों से भरा था, तुरंत रद्दी धातु में बदल गया। जवाबी गोलाबारी, गोली मारो। अनगिनत गोलियां बेसाम दीवारों पर बारिश की तरह बरसीं, लेकिन केवल चिंगारियां उड़ीं। उन्होंने पेंट को मुश्किल से खरोंचा। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। अब मेरी बारी। फिर मैंने बटन दबाया। रक्षा प्रणाली अनुक्रम 2, आइनफील्ड सक्रिय। सामने वाले दंगाइयों के पैरों के नीचे की बर्फ अचानक गिर गई। सैकड़ों बारूदी सुरंगें क्रमिक रूप से विस्फोटित हुईं। बर्फ तुरंत लाल रंग में बदल गई। सैकड़ों लोग बस वाष्पित हो गए। पीछे हटो, पीछे हटो। भीड़ आतंक में पीछे की ओर भागी, लेकिन पीछे वाले आगे धकेल रहे थे। दृश्य तुरंत पूर्ण अराजकता में बदल गया। तभी उनके पीछे बर्फीले मैदानों से बहरे कर देने वाली चीखें गूंज उठीं। विस्फोटों और खून से आकर्षित हजारों ज़ॉम्बी आखिरकार अपने दांत दिखा रहे थे। ताजा खून से उत्तेजित होकर वे पागल कुत्तों की तरह भीड़ के पिछले हिस्से में घुस गए। मदद! जंबी, हमारे पीछे जंबी, हम घिर गए हैं। क्लो,
आगे के माइनफील्ड को साफ करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करो, जल्दी करो। कमांडर निराशा से पागल होकर अपनी बंदूक क्लो के सिर पर रख दी। क्लो पूरी तरह से कांप रही थी, बेतहाशा अपनी एलिमिनेशन क्षमता का उपयोग आगे के क्षेत्र पर कर रही थी। लेकिन माइनफील्ड बहुत विशाल था। उसकी स्टैमिना समुद्र में एक बूंद के बराबर थी। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी नाक से खून बहने लगा। वह वाहन की छत पर गिर पड़ी। बेकार! कमांडर ने उसे वाहन से लात मारकर नीचे गिरा दिया और भागने की कोशिश में बख्तरबंद वाहन में घुस गया। लेकिन मैं उसे कैसे भागने देता? इतनी दूर आए हो तो कुछ तो छोड़कर जाओ को जाओ। मैं छत पर खड़ा हो गया और घूमते हुए बख्तरबंद वाहन की ओर अपना दाहिना हाथ उठाकर एक पकड़ने की क्रिया की। स्पैटियल रिफ्ट ब्लेड, एक दिखाई देने वाली काली फिशर हवा में घूमी। बिना आवाज के कई टन का भारी बख्तरबंद वाहन और उसके अंदर का कमांडर कमर से आधे में कट गया। पूरा युद्ध का मैदान मौन हो गया। हर कोई उस एक वार की शक्ति से स्तब्ध था। रयान लाशों के बीच छिपा हुआ था, उस आदमी को घूर रहा था जो ऊपर खड़ा था। देवता की तरह। युद्ध 3 घंटे तक चला। 3000 से अधिक की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। ताजा खून की गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया, जो जल्दी से फिर से जमकर लाल बर्फ की एक मोटी परत बन गई। इस जगह को एक विशाल खुली हवा वाली शवगृह में बदल दिया। ज़ॉम्बी भीड़ को भी मेरी भारी मशीन गन से लगभग साफ कर दिया गया था। बर्फीला तूफान रुक गया था। आसमान में एक पीला चांद लटका हुआ था, इस नारकीय दृश्य को रोशन कर रहा था। दरवाजे के सामने केवल 2 जीवित लोग बचे थे, क्लो और रयान। किस्मत से शुरुआत में वाहन से लात मारकर गिराए जाने और मलबे के नीचे मृत होने का नाटक करने के कारण वे अब तक मुश्किल से जीवित रह पाए थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। टैक्टिकल कुल्हाड़ी हाथ में मैं कदम से कदम मिलाकर उनकी ओर चला गया। क्लो जमीन पर घुटनों के बल थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। मुझसे गलती हुई, मुझसे सच में गलती हुई। मुझे मजबूर किया गया था। कमांडर ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। तुम जानते हो कि मैं कितनी डरपोक हूं, है ना? उन्होंने हमें मजबूर किया। पुराने रिश्ते के लिए मुझे बख्श दो। मैं गुलाम की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं उनके 2 मीटर के भीतर रुक गया। बिना एक शब्द कहे मैंने अपने सिस्टम स्पेस से एक टेबल और कुर्सियां निकाली। फिर मैंने एक छोटा लाल मिट्टी का चूल्हा निकाला। मैंने आग जलाई, बर्तन लगाया, पानी डाला, हॉट पॉट बेस डाला। जल्द ही मसालेदार सुगंध हवा में फैल गई। मैंने पतली कटी हुई मटन की एक प्लेट निकाली और आराम से उसे पकाने लगा। भूख लगी है। मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारी। क्लो और रयान के गले उभर आए गए। उनकी आंखों में लालसा थी, लेकिन डर भी अधिक था। मुझे एक निवाला खाने दो, प्लीज। क्लो आंसुओं के साथ विनती कर रही थी। यह दृश्य बहुत परिचित था। मैंने मांस अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। पिछले जन्म में मैंने तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी। उस दरवाजे से मैंने तुमसे पानी की एक घूंट के लिए भीख मांगी थी। एक्सपायर्ड क्रैकर के लिए भी। तुमने क्या कहा था? क्लो पूरी तरह से कांप रही थी। तुमने कहा था कि आपूर्ति उपयोगी लोगों के लिए है। बेकार लोग हवा बर्बाद करने के लायक नहीं हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक रख दी और बर्फीली आंखों से उनकी ओर देखा। अब मैं वही शब्द तुम्हें लौटाता हूं। मैं खड़ा हुआ। मेरे हाथ में टैक्टिकल कुल्हाड़ी चांदनी में ठंडी चमक रही थी। रयान, मैंने पुकारा। रयान को उम्मीद जगी। उसने जल्दी से ऊपर देखा। तुमने कहा था कि तुम क्लो से प्यार करते हो और उसके लिए मर सकते हो, है ना?
रयान ने झिझकते हुए अपने बगल में बैठी क्लो पर नजर डाली। उसे मार डालो और मैं तुम्हें अंदर ले लूंगा। मेरी आवाज प्रलोभन से भरी थी। मैं तुम्हें एक एनहांसमेंट सीरम भी दूंगा। तुम भी जागृत हो सकते हो। एक खंजर रयान के सामने गिरा। मानवता की अंतिम परीक्षा। नहीं। क्लो ने डरते हुए रयान को देखा। पीछे हट रही थी। तुम ऐसा नहीं करोगे, हम प्यार करते हैं। रयान ने खंजर को देखा, फिर ईथान के पीछे गर्म रोशनी से जगमगाते किले को देखा, फिर अपने सामने इस गंदी बेकार औरत को देखा। उसी पल प्यार नाम का मुखौटा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। रयान ने अचानक खंजर छीन लिया और एक विकृत अभिव्यक्ति के साथ क्लो पर झपटा। क्लो, तुमने सुना, अगर तुम मर जाती हो तो मैं जीवित रह सकता हूं। तुम अब वैसे भी बेकार हो। मेरे लिए मरने में क्या बुराई है? क्लो चीखी। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसकी आखिरी ताकत को उजागर कर दिया। रयान के हाथ में खंजर हवा में गायब हो गया, लेकिन वह पहले से ही क्लो के ऊपर था। दोनों हाथों ने उसकी गर्दन को कसकर दबोच लिया। मर जा, मर जा, मेरा रास्ता मत रोक। दोनों खून के पूल में दो जानवरों की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे को नोच रहे थे। बदसूरत, बेहद बदसूरत। मैं यह दृश्य ठंडी नजर से देख रहा था, जैसे कोई विकृत कॉमेडी देख रहा हो, जब तक कि दोनों थककर जमीन पर नहीं गिर गए। हाँफ रहे थे। क्लो का चेहरा काटने से विकृत हुस्आपन हो गया था। रयान की एक आंख जा चुकी थी। शानदार, मैंने धीरे धीरे थाली बजाई। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं उनके पास गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मेरा सेफ हाउस कभी कचरा स्वीकार नहीं करता। उनकी हताश चीखों के बीच कुल्हाड़ी ऊपर उठी और गिरी। खून सफेद बर्फ पर खिलते हुए बेर के फूल की तरह छिड़क गया। इस जन्म की दुश्मनी आखिरकार समाप्त हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं मुड़ा और अपना हाथ हिलाया। जमीन पर पड़ी लाशें और दूर बख्तरबंद वाहनों का मलबा सब सिस्टम के वेस्ट डिस्पोजल में समा गया। प्रवेश द्वार फिर से बेदाग हो गया। अंदर वापस मैं फर्श से छत तक के विशाल कांच के पास गया। मैं बाहर अभी भी चल रहे बर्फीले तूफान को देख रहा था। दुनिया मर चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी बाही जीवित था और मैं अच्छी तरह से जीवित रहूंगा। मैंने कैबिनेट से पुरानी व्हिस्की की एक बोतल निकाली और 2 गिलास भरे। एक मैंने फर्श पर डाला, पिछले जन्म के अपने मूर्ख स्वयं को श्रद्धांजलि देते हुए। दूसरा मैंने आसमान की ओर उठाया, स्क्रूर फिर भी शानदार नई दुनिया को टोस्ट करते हुए। नमस्ते प्रलय, मैं ईथान हूं, इस क्षेत्र का राजा।